हेलो गाइस, माय सेल्फ जीके मिश्रा। हम पहले भी आपको इस टॉपिक के बारे में बता रहे थे, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। और अभी हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मींस रिप्रोडक्टिव, हम लोग जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके थे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बातें कर चुके थे। अब हमको जो बातें करना है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में बातें करना है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। और ये जो भी एग्जांपल है, आपके नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे इससे अधिक क्वेश्चन होगा, या फिर आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें इससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। मतलब कि ये हम पूरे मानकर चलेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, पहला हमारा जो टॉपिक है ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड। तो इसका हिंदी क्या होता है? प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। तो इसमें सबसे पहला जो विधि होता है ये होता है रूट के द्वारा। तो सबसे पहले रूट के द्वारा जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट हुआ और इस प्लांट के ये रूट हैं। तो इसके जो न्यू प्लांट एराइज होने वाले होते हैं, इसके रूट के द्वारा ही, अगर इसके रूट को हम कट करते हैं और ये लैंड में प्लांटेड कर दें, तो मिट्टी के अंदर इसे प्लांटेड करने के बाद फिर से वहां से नया प्लांट जो एराइज होता है, ये प्लांट हूबहू अपने वही प्लांट की तरह होते हैं और वैसे ही वो ग्रो करते हैं जैसे उनके पेरेंटल प्लांट जो थे ग्रो कर रहे थे। तो ये होता है रूट के द्वारा जो न्यू प्लांट एराइज होता है। वो किसमें होते हैं? तो दो ही एग्जांपल आपको याद रखना है, एक डलिया का और एक स्वीट पोटैटो का। बस दो एग्जांपल आप याद रखेंगे। अगला है अंडरग्राउंड स्टीम के बारे में। तो अंडरग्राउंड स्टीम का मतलब होता है, अंडर का मतलब होता है अंदर, ग्राउंड का मतलब होता है मिट्टी के अंदर, अंडरग्राउंड, और स्टीम का मतलब होता है ताना। मतलब इसका मतलब होता है वैसा ताना जो मिट्टी के अंदर हो। ठीक है, तो भूमिगत ताना इसका हिंदी हम लोग बोलते हैं। अगर आप लोग हिंदी नोट करना हो तो भूमिगत ताना इसका नोट कर लीजिएगा। भूमिगत ताना में कौन कौन आता है? तो देखिए, मतलब इसके जो स्टीम होते हैं ये सभी के सभी कहाँ होंगे? लैंड के नीचे होते हैं, अंडर क्या ग्राउंड के अंदर में होते हैं। तो अब चलिए, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है पोटैटो क्या होता है, रूट होता है या फिर स्टीम होता है, तो आप क्या बोलेंगे? अधिकतर लोग तो ये बोलते हैं कि अरे यार वो कैसे रूट कैसे होगा, वो तो अंदर होता है ना। लेकिन नहीं, वो रूट नहीं होता है, स्टीम होता है। याद रखिए, स्टीम क्यों होता है ना, क्योंकि इसलिए स्टीम होता है क्योंकि ये देखिए मिट्टी के अंदर होता है, पर मिट्टी के अंदर उसके ये रूट नहीं होते हैं। ये जस्ट मिट्टी के अंदर होगा, लेकिन उसके रूट जो होते हैं उससे भी अंदर होते हैं, और ये ऊपर की सतह पे होता है, मतलब कि मिट्टी के थोड़ी सी अंदर होती है। तो देखिए यहाँ पे ये आप ये आज से याद रखेंगे, पोटैटो जो भी होता है रूट नहीं होता है, स्टीम होता है, क्योंकि हम लोग इसे अंडरग्राउंड स्टीम में पढ़ रहे हैं। अंडरग्राउंड रूट नहीं है, ये स्टीम है। ठीक है, तो इसमें आता है पोटैटो जो होता है कौन से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसमें होता है ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर के द्वारा, ट्यूबर में बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइजोम के द्वारा किसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किसमें कायिक जनन होता है राइजोम के द्वारा। तो आप क्या बोलेंगे? जैसे जिंगर में होता है, लोटस में होता है, बनाना में होता है, टर्मेरिक में होता है। वैसे ही क्वेश्चन आता है ट्यूबर के द्वारा किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है। तो हम क्या बोलेंगे? पोटैटो। ट्यूबर के द्वारा पोटैटो में होता है, या ट्यूबर को ही हम लोग आई भी बोलते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप आलू देखे होंगे, आलू के जो छोटे छोटे आई निकले हुए होते हैं, जो आंख निकले हुए होते हैं, उसी को हम ट्यूबर बोलते हैं। और उन्हीं ट्यूबर के द्वारा न्यू प्लांट एराइज होते हैं पोटैटो में। ठीक है, अब चलिए, अब हम अगला देखते हैं राइजोम के द्वारा किसमें होता है। जिंगर में होता है, लोटस में, बनाना में और टर्मेरिक में। देखिए, आपने ये अदरक देखे होंगे, आप अदरक देखे होंगे या फिर हल्दी देखे होंगे। तो अदरक या हल्दी में जो ये रेशा टाइप का आप देखते हैं, ऐसे कुछ करके होता है, ये ऐसे, ये होता है उसका, ये वेजिटेटिव पार्ट होता है। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब या जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं ना, ये वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होते हैं, उस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होते हैं। और प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? मतलब प्लांट में हम आपको बताए हुए थे, प्लांट के 3 वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। कौन? पहला रूट होता है, फिर स्टीम होता है, और फिर क्या होता है आपका रूट होगा, स्टीम होगा और लीफ होता है। ये 3 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगला है हमारा कॉर्म के बारे में। कॉर्म के द्वारा किसमें होता है? तो क्रोकस में होता है, ऑरुम में होता है, और इसी को कोलोकैसिया बोलते हैं हम लोग। देखिए, ऑरुम का मतलब होता है अरवी, जो हम लोग खाते हैं ना सब्जी में,
ऑर्वी। तो ये ऑर्वी जो होता है ना, ऑरुम, ये कोलोकैसिया ग्रुप में आता है, उसी ग्रुप में आता है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको कोलोकैसिया दे दे और बोले कि ये कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा, इसमें कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनके लिए कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, कॉर्म होता है। कॉर्म के द्वारा ही इसमें नए प्लांट एराइज होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगला देखते हैं बल्ब के द्वारा। बल्ब और बल्बिल एक ही चीज होता है, याद रखेंगे। एनसीईआरटी में बल्बिल दिया हुआ है और बल्बिल या बल्ब दोनों एक ही है। अब इसके जो एग्जांपल है, बल्ब के द्वारा किसमें किसमें होता है, ओनियन में होता है, गार्लिक में होता है, लिलीज में और अगेव में होता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल होगा ना, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, अगेव, ठीक है। अगेव के द्वारा, अगेव में बल्बिल के द्वारा या फिर बल्ब के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं, कायिक जनन होते हैं, ठीक है। अब आता है हम लोग सब एरियल एस्टीम में। ये सब एरियल एस्टीम का मतलब क्या होता है, देखिए, ये एरियल एस्टीम वैसा एस्टीम जो एरियल हो, ऊपर की तरफ में निकला हो, लेकिन क्या सब लगा हुआ है, मतलब अर्धवायवीय तना इसको हम बोलते हैं। इसका हिंदी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या होगा, अर्धवायवीय तना, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो आता है रनर। अब देखिए, रनर में अब पूछा जाए आपसे, रनर के द्वारा किसमें किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्जेलिस बोलेंगे, ग्रास और साइनोडॉन में होता है, ठीक है। फिर एस्टोलॉन में बोला जाए तो एस्टोलॉन के द्वारा किसमें किसमें होता है, तो स्ट्रॉबेरी में होता है और वेलिसनेरिया में होता है, ठीक है। ऑफसेट के द्वारा किसमें होता है, वाटर हाइसिंथ और पिस्टिया में होता है। और ये हमें वाटर हाइसिंथ के बारे में एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपको पढ़ाए भी हैं वाटर हाइसिंथ के बारे में, ठीक है। तो वहां से आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाटर हाइसिंथ। और वाटर हाइसिंथ का एक बोटेनिकल नेम भी होता है, क्या होता है उसका, इकॉर्निया क्रसिप्स, ठीक है। और कहीं कहीं वाटर हाइसिंथ का जगह पे इकॉर्निया करके भी क्वेश्चन आता है, तो आप वहां देख लेंगे, ये वाटर हाइसिंथ ही होगा। और पूछ लिया जाता है कि इकॉर्निया में किनके द्वारा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट के द्वारा होता है, ठीक है। और अच्छा, एक बात बताइए, हम बार बार आपसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, इसका कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम क्यों आखिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोल रहे हैं और फिर कभी कभी हम बोल दे रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए, क्योंकि हम पहले भी आपको बताए हुए हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसमें भी पेरेंटल बॉडी एक होते हैं और इसमें भी पेरेंटल बॉडी एक होते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है ना कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में हो रहा हो तो हम उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कह दें तो कहना गलत नहीं है। तो अब चलिए, अब हम लोग आते हैं अगला, शकर के द्वारा। शकर के द्वारा किसमें किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे, तो शकर के द्वारा होते हैं मिंट में होते हैं और क्राइसैंथेमम में होते हैं, ठीक है। ये दो एग्जांपल इसमें आप याद रखेंगे। अगला हमारा जो चौथा नंबर पॉइंट है, ये है एरियल एस्टीम। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे सब एरियल एस्टीम, मतलब अर्धवायवीय तना। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, वायवीय तना, मतलब वैसी एस्टीम जो बिल्कुल क्या होते हैं, ऊपर की तरफ में निकले हुए होते हैं। एस्टीम ऊपर में ही होता है एस्टीम, लेकिन ये अधिक से अधिक ऊपर में निकले हुए होते हैं। किससे, इन सभी एग्जाम्पल से इनका जो एस्टीम होता है ज्यादा ऊपर में होता है, एरियल एस्टीम होता है, मतलब वायवीय तना इसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा हिंदी में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अपोन्सी आएगा इसमें, देखिए एरियल एस्टीम में, ठीक है। और हम अब अगला जो देखते हैं अपना एग्जाम्पल बाय लीफ के द्वारा। अब देखिए, लीफ के द्वारा किसमें किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें किसमें होते हैं, किसमें किसमें कायिक जनन होते हैं, तो क्या बोलेंगे, याद रखेंगे आप, क्या, पहला ब्रायोफाइलम होता है, दूसरा बेगोनिया होता है और तीसरा कैलेंकी होता है, ठीक है। तो ये आपको 3 एग्जाम्पल इसमें याद रखनी है, ठीक है। बस इतना ही, आपको इससे अधिक नहीं देखना है। जो हम आपको नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जितना एग्जाम्पल लिखवाए हैं, आपको इससे अधिक नहीं देखना है। इसके बाद हम लोग नीट का कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में देखेंगे और उसमें हम सभी को एक साथ कर देंगे, ठीक है, जो कि हम नीट कैप्सूल बनाकर एक पॉइंट डाल देंगे। और जितने भी है उसमें हम एग्जाम्पल जितने भी है आपके नीट कैप्सूल में, सभी एग्जाम्पल को एक साथ समराइज करके हम डाल देंगे। और उतना जब भी आपको नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना हो उससे करते रहेंगे। जब भी नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिर्फ नीट कैप्सूल भी अगर आप पढ़ लेते हैं, पूरे पॉइंट नहीं भी पढ़े, तो भी सारे के सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के लग जाएंगे। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी से आते हैं और हमने आपको सभी एनसीईआरटी का एग्जांपल लिखवा दिया है। देखते हैं यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम इसको नीट कैप्सूल करके बनाए हुए हैं।
तो इससे देखेंगे, देखिए सबसे पहले ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और जिन्हें भी हिंदी में नोट करना है वो कर लेंगे क्या, इसे अलैंगिक जनन की संरचनाएं, ये लिख लेंगे अलैंगिक जनन की संरचना। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा भी आता है कि इनमें से कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, इनमें से कौन सा अलैंगिक जनन की संरचनाएं हैं, या फिर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब चलिए ये जो होता है इसका इन सभी का एग्जाम्पल हुआ ये। और बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जो स्पोर के द्वारा किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो क्लेमाइडोमोनास में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोनिडिया के द्वारा किसमें होगा, पेनिसिलियम में होगा। बर्डिंग के द्वारा किसमें होगा, ईस्ट और हाइड्रा में होगा। शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बर्डिंग किसमें किसमें होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ठीक है, अब देखते हैं गैम्यूल के द्वारा किसमें होता है, तो गैम्यूल के द्वारा होता है टर्मेरिक में होता है। ठीक है, ये हल्दी होता है टर्मेरिक, जिंगर में होता है, अदरक में होता है, लोटस में होता है और बनाना में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं बल्बिल, या फिर इसी को हम बल्ब भी बोलते हैं। देखेंगे आप इसे, ये बल्बिल और बल्ब दोनों एक ही होता है। किसके द्वारा होता है इसमें, तो बल्बिल और बल्ब में होता है अगेव के द्वारा, ओनियन के द्वारा, अगेव, ओनियन, गार्लिक और लिलीज में होता है। किसके द्वारा, बल्बिल के द्वारा या फिर बल्ब के द्वारा। लीफ बर्ड के द्वारा किसमें होता है, तो लीफ में देखिए ब्रायोफाइलम भी होता है, बेगोनिया और कैलेंकी, ये तीन आते हैं। पहले भी हम बताए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे सभी एग्जांपल्स को एक साथ समराइज कर दिए हैं, और आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में जितने भी एग्जाम्पल है उन सभी को मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। और इससे अधिक आपको एग्जाम्पल नहीं पढ़नी है, चाहे आप किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसमें, या फिर नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर कोई भी बोर्ड का पेपर आप दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे भी ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हो या फिर पिछले ईयर में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं ऑफसेट के बारे में। ऑफसेट के द्वारा किसमें किसमें होता है, तो वाटर हाइसिंथ में होता है और पिस्टिया में होता है। शक्कर के द्वारा किसमें होगा, शक्कर के द्वारा मिंट में, मिंट होता है आपका पुदीना, ये होता है, और क्राइसैंथेमम में होता है। ठीक है, और फिर रनर के द्वारा किसमें होगा, रनर के द्वारा ग्रासेस में होता है, ऑक्जेलिस में होता है और साइनोडॉन में होता है। इन सभी को हम यहाँ जल्दी से कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम पहले से सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, और ये ट्यूबर और आई के द्वारा किसमें होता है, पोटैटो में होता है। ये हम सब बातें कर चुके हैं, लेकिन बस हम यहाँ नीट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी, और इसलिए हम नीट कैप्सूल बनाकर, ये नीट कैप्सूल हमारा सेकंड पॉइंट है क्योंकि इसके पहले एक फर्स्ट पॉइंट हम दे चुके हैं। तो चलिए ये सारे पॉइंट हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी थे सभी खत्म हो गए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले क्या देखा था, लाइफ स्पेन के बारे में देखा था, याद होगा आपको। हम बस 2 मिनट के अंदर में आपको ये सभी पॉइंट के बारे में एक बार बात कर ले, डिस्कशन कर ले हम लोग कि पहले से हम लोग क्या पढ़े हुए हैं। पहला लाइफ स्पेन हम लोग पढ़े हुए हैं, दूसरा क्या पढ़े हुए हैं, फंक्शन पढ़े हुए हैं, और रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में पढ़े हुए हैं। फिर हम लोग वहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में पढ़ लिए हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हमें फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है उसके बारे में बातें कर चुके हैं हम लोग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं और उसमें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। किसमें, सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पहले, सबसे पहले हम कैरेक्टर देख लें, कुछ इसके कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। देखिए इसके कुछ कैरेक्टर हैं, और ऐसे में हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर पहले ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करें, इस टॉपिक के पहले अगर हम इसकी बातें ना करें तो फिर ये पूरे टॉपिक समझ में नहीं आया, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप भूल ही गए होंगे क्या। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका पहला जो कैरेक्टर हम देखते हैं, इसका पहला कैरेक्टर क्या है कि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। देखिए एक ही, पहले आपको एक ही कैरेक्टर याद रखना है कि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 जनक इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 2 जनक शामिल होते हैं। वो जनक कौन कौन से होते हैं, तो जनक एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल। पहले बता चुके हैं हम, मेल को ऐसे डिनोट किया जाता है और फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए मेल के द्वारा मेल गैमेट का निर्माण होता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। मेल गैमेट का दूसरा क्या, मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। ये हम लोग यहाँ तक जानते हैं।
देखिए होता ये है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट स्पर्म और ओवम एक साथ फ्यूज्ड होते हैं, मतलब मिलते हैं, जुड़ते हैं, मतलब संलयित होते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं फ्यूजन और फिजन के बारे में बता चुके हैं। तो देखिए ये दोनों जब एक साथ फ्यूज्ड होते हैं तो फ्यूज्ड होने के बाद उसके रिजल्टेंट होता क्या है, जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट का निर्माण हो गया। देखिए इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, ये सारे इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते भी हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा आए भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, इसे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मेल का हिंदी में जो भी बच्चे होंगे देख लेंगे, मेल का नर होता है, फीमेल का मादा होता है। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है। गैमेट का हिंदी क्या होता है, युग्मक होता है। नर गैमेट का निर्माण होता है और इससे नर युग्मक का, और इससे मादा युग्मक का निर्माण होता है। देखिए नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, हिंदी उसका क्या होता है, शुक्राणु। और ओवम का हिंदी क्या होता है, अंडाणु। ठीक है, ये दोनों एक साथ मिलते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड का मतलब होता है संलयित होना, और मिलकर ये जाइगोट बना देते हैं। और जाइगोट का हिंदी क्या होता है, युग्मनज। तो देखिए मेल में जैसे क्रोमोजोम की अगर हम बात करते हैं कि मेल के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो कितने क्रोमोजोम होंगे, 46 क्रोमोजोम होते हैं। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है मेल के अंदर, 46 होते हैं। और फीमेल के अंदर भी कितने होंगे, 46 ही होंगे, 46 क्रोमोजोम इसमें होंगे। ठीक है, अब देखिए इनके जो गैमेट बनते हैं स्पर्म, उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम 23 हो जाते हैं। तो इसमें कितने होंगे, इसमें भी 23 क्रोमोजोम ही होंगे। एक बात समझिएगा, सॉरी मेल में 46 क्रोमोजोम था उनके पेरेंटल बॉडी में, और उनके जो गैमेट बने उसमें 23 क्रोमोजोम हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं, इसमें एक होता है मियोसिस, नाम आप लोग सुने होंगे ये चीजें, मियोसिस के बारे में, और हिंदी अर्धसूत्री विभाजन होता है। याद रखिएगा मियोसिस जहां भी होता है वहां क्रोमोजोम का नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। अगर क्रोमोजोम का नंबर सपोज 40 हो और वहां मियोसिस हो जाए तो कितने हो जाएंगे, 20। सेम वैसे ही होता है, जैसे ही मेल के अंदर 46 क्रोमोजोम था और इसमें मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसमें क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है, मतलब ये 23 में हो जाते हैं। और यानी जो इधर मियोसिस हो रहा है सेम प्रोसेस इधर भी चलता है। इधर हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप याद रखिएगा, इसमें 46 क्रोमोजोम है, यहाँ 23 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो रहा है, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों एक साथ फ्यूज्ड हुए तो जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट में क्रोमोजोम का नंबर कितने होते हैं, तो इसमें भी 46 क्रोमोजोम होते हैं। क्यों, 23 मेल गैमेट का और 23 फीमेल गैमेट का मिलकर 46 क्रोमोजोम का जाइगोट का निर्माण होता है। और एक चीज से समझेंगे, देखिए ये 46 क्रोमोजोम है, मतलब कि क्रोमोजोम का सेट यहाँ डबल है, 23 पेयर में है, 2 सेट में है। तो ये हम लोग यहाँ 2n इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि 2n को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से, यानी कि ये डिप्लॉयड होता है। पेरेंटल बॉडी हम लोग यहाँ जो लिए हुए हैं कौन सा कैसा पेरेंटल बॉडी है, डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी है। जैसे कि हम अभी ह्यूमन के बारे में बता रहे हैं आपको, हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग क्या होते हैं, डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी होते हैं। मीन्स कि हम सब में क्रोमोजोम का नंबर 46 होता है, 23 पेयर में होता है गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, तो यहाँ ये डिप्लॉयड होता है और मेल गैमेट 23 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये n होगा, और n से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, हैप्लॉइड को, हैप्लॉइड होता है ये। ठीक है, अब फिर ये फीमेल गैमेट भी क्या होगा, तो इसे भी हम n से ही डिनोट करेंगे क्योंकि ये भी हैप्लॉइड होता है। और एक चीज आप याद रखिएगा, देखिए एक चीज याद रखिएगा, गैमेट हमेशा और हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और जाइगोट हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, इतने सारे आप ये इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये गैमेट, हम ये क्या बोले हैं, गैमेट हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, मतलब युग्मक हमेशा और हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक गुणित बोला जाता है। ठीक है, एक गुणित होता है ये। और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, द्विगुणित होता है, आप देख लेंगे इसे, द्विगुणित होता है। और जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं हिंदी में, और ये युग्मक होता है। अब देखिए जो जाइगोट बना हुआ है ना, ये जाइगोट क्या होता है, ये भी 2n होता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 है।
डबल क्रोमोजोम है ना 2n, तो 2n को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बता चुके हैं आपको, क्या चीज से, डिप्लॉयड से। और ये भी इसका द्विगुणित होता है हिंदी डिप्लॉयड का। और यहाँ भी हम बता दिए हैं जाइगोट हमेशा और हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज समझना है हमको, यहाँ पे हमने एक मेल लिया फीमेल लिया, मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और वो दोनों पेरेंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, मतलब अपोजिट जाति वाले। अब जैसे कि कौन, तो एक मेल और एक फीमेल लेते हैं। मेल के द्वारा मेल गैमेट का निर्माण होता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, और ये जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और गैमेट हमेशा और हमेशा हैप्लॉयड होता है। क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं कि स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है। क्या पूछ दिया जाएगा मेल गैमेट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, तो मेल गैमेट बोलिए या फिर स्पर्म बोलिए, क्या होंगे, हैप्लॉयड ही होते हैं, एक गुणित होते हैं। अब अगला देखिए, सबसे पहला आप क्या इसके कैरेक्टर के बारे में क्या याद किए, इतना अगर आपको याद है तो आप इसके सभी कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं। बस एक मिनट सुनिएगा। देखिए ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब भी फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का निर्माण कर लें तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझा दें इसके बारे में। देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ मिल जाए, फ्यूज हो जाए, और फ्यूज होने के बाद जब जाइगोट का निर्माण हो जाए तब उसी को हम क्या, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखें कि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा क्या देखें, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर तीसरा क्या पॉइंट देखेंगे, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर चौथा पॉइंट क्या बोलेंगे, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट होने के बाद इससे डेवलप होकर इम्ब्रियो बनता है, और फिर वो इम्ब्रियो डेवलप करके क्या चीज का निर्माण करता है, न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन उससे होता है, ठीक है। तो अब चलिए, अब हमें इसके कैरेक्टर के बारे में हम ये लिखवा, पहले भी आपको लिखवाए हुए हैं तो ये लिखवाना नहीं पड़ेगा, पहले आप वहां देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट को हम लिखवा दिए पहले, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन के बारे में बात किए थे वहीं पे हम दोनों के कैरेक्टर के बारे में लिखवा दिए थे, असेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में। अब हमें सिर्फ यहाँ समझना था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी फेज होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज होते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो इसमें फेज होता है ये जुवेनाइल फेज होता है। इसका हिंदी क्या होता है, लैंगिक जनन की अवस्थाएं, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं, तीन अवस्थाएं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में तीन अवस्थाएं होते हैं। और वो कौन कौन से अवस्था होते हैं, तो देखिए ये इसमें सबसे पहले आता है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा क्या होता है सेनेसेंस फेज, या इसी को ओल्ड फेज भी बोला जाता है, बूढ़ावस्था। तो देखिए ये सबसे पहले जो जुवेनाइल फेज का बात कर रहे हैं, जुवेनाइल फेज को प्लांट के टर्म में ही हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, जुवेनाइल फेज को, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले द पीरियड ऑफ ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। ये होता ये है, ये एक ऐसा अवस्था होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होने के बाद ग्रो करता है और ग्रो करके मैच्योर होता है, यहीं तक का स्टेज आता है इसमें, किसमें, जुवेनाइल फेज में, ठीक है। और फिर उसके बाद वाला जो इसमें एक पॉइंट है, इन प्लांट्स जुवेनाइल फेज इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज, ठीक है। मतलब प्लांट के टर्म में जुवेनाइल फेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, ओके। अब अगला देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। रिप्रोडक्टिव अवस्था क्या होता है, तो देखिए रिप्रोडक्टिव अवस्था का मतलब होता है जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद वो ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो आता है पहला फेज में, जुवेनाइल फेज के अंदर। लेकिन जब जुवेनाइल फेज के बाद जो भी फेज चलता है वो कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें कि वो रिप्रोडक्टिवली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने समान किसी अदर ऑर्गेनिजम्स को, तब उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। तो देखिए रिप्रोडक्टिव फेज द एंड ऑफ अ वेजिटेटिव फेज, ये तो हम पहले बता चुके हैं, प्लांट के टर्म में ही हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है, या इसी को जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं। तो जब भी वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज का एंड हो तो वो मार्क कर देता है कि रिप्रोडक्टिव फेज का क्या हो चुका है, बिगिनिंग हो चुका है, स्टार्टिंग हो चुका है। तो क्या बोलेंगे, द एंड ऑफ अ वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज
विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अगला है सेनेसेंस फेज के बारे में। और ये सेनेसेंस फेज जो होता है ये ओल्ड अवस्था होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ होने के बाद ग्रो किया, ग्रो करने के बाद मैच्योर हुआ, और मैच्योर होकर जब अपने समान संतान का उत्पत्ति भी कर दिया, मतलब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया, तो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद का जो उसका टाइम होता है ये सेनेसेंस फेज या बोलते हैं, या फिर बूढ़ा अवस्था उसको हम बोलते हैं। पहले भी जब हम आपको लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा रहे थे, तब वहां पे लाइफ स्पेन में हमने इसके बारे में बात किया था। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद वो मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद जैसे हम लाइफ स्पेन में आपको बताए हुए थे कि नेचुरल डेथ होना चाहिए उसके बर्थ से लेकर उसके नेचुरली डेथ तक के, उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को हम लोग लाइफ स्पेन बोलते हैं उस ऑर्गेनिजम्स का। तो फिर जैसे हम वहाँ लाइफ स्पेन आपको बताए हुए थे कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, तो सबसे पहले उसका बर्थ होता है, उसकी जन्म होती है। बर्थ होने के बाद वो क्या करता है, तो ग्रो करता है, मीन्स उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद वो मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद फिर वो क्या करता है, तो रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, उसका ये सेनेसेंस फेज आ जाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड फेज बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड फेज। और ओल्ड फेज के बाद क्या होता है, उस ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। और यही तक का पूरे टाइम को हम लोग बताए हुए थे। क्या होता है, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किसके टर्म में, लाइफ स्पेन के टर्म। हम लोग इसके बारे में बातें कर चुके हैं। तो अब सबसे पहले आप जो देखे, जिसमें बर्थ हुआ, बर्थ ग्रोथ किया, ग्रोथ होने के बाद जब मैच्योर हुआ, तो यहाँ तक के फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज में रखते हैं। ठीक है। और जब ये मैच्योर होने के बाद जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और अपने समान नए संतान का जन्म देता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स को जब रिप्रोड्यूस करता है, तब ये आता है किसमें, ये आता है आपके सेकेंड वाला फेज में, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और इसके बाद ये सेनेसेंस फेज आता है, ओल्ड फेज, मतलब रिप्रोड्यूस होने के बाद जब वो डेथ के तरफ में बढ़ने लगता है, मतलब उसकी एज जो होती है, ओल्ड एज जब हो जाती है, तब उसको हम लोग सेनेसेंस फेज बोलते हैं, मतलब बूढ़ा अवस्था होता है। तो दी फेज आफ्टर द रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद के फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेनेसेंस फेज बोलते हैं। और एक प्लांट में जो भी इंटर फ्लावरिंग पीरियड होते हैं उनको आप क्या कहिएगा। अच्छा, एक टर्म समझिएगा, ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहने का मतलब क्या हुआ। ऐसा थोड़ा रटा रटाया लग रहा होगा कि हाँ इंटर फ्लावरिंग पीरियड, लेकिन पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए सपोज कोई ये फ्लावर है, हम लोग तो ये देखते आ रहे हैं कि सर आप तो ये बता दिए कि जो बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद ग्रो किया, मैच्योर हुआ, जुवेनाइल फेज में आ गया या फिर रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। लेकिन जब भी प्लांट में जैसे कोई फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर आज ये फ्लावरिंग दिया, फूल दिया, और इसके फूल देने के बाद ये कुछ समय तक, जैसे कि 1 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए फ्लावर रुक जाता है, बीच में फ्लावर इससे नहीं आया, या फिर 5 दिन या 2 दिन की जितने की भी इसकी स्टेज हो, बीच में ये जो रुक गया, तो ये फ्लावर पहली बार जो फ्लावर दिया है उसके कुछ दिन के बाद, रुकने के बाद फिर ये फ्लावर देता है, तो उन दोनों फ्लावर के बीच के पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। तो आप बताइए, वो इंटर फ्लावरिंग पीरियड जो है, पहली बार फ्लावर दिया, कुछ समय रुका, और कुछ समय रुकने के बाद फिर फ्लावर दिया, तो इसके बीच के समय को हम लोग इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोले हैं। तो ये बताइए कि ये क्या, वो फ्लावर जो होगा वो किस में आएगा, मैच्योर होगा या क्या होता है, तो उसको हम लोग मैच्योर फेज में रखते हैं। याद रखिएगा, वो मैच्योर फेज होता है। उसे हम ये वेजिटेटिव फेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो एक तरह से पहले से ऑलरेडी वो ग्रो कर चुका है, वो ऑलरेडी ग्रोथ हो गया है। लेकिन ग्रोथ होने के बाद कुछ समय तक क्या होता है, उसकी जब जो फ्लावर होता है आ जाने के बाद जब फिर से वो ग्रो करता है, मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद फिर से नए फ्लावर आते हैं, और इसीलिए उस फेज को हम लोग बोलते हैं मैच्योर फेज। ठीक है, तो ये हमारा टर्म कंप्लीट होता है, इसको आप लोग एक बार ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, ये जुवेनाइल फेज जो है, इसके जस्ट बाद ये आता है रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेनेसेंस फेज का ओपनिंग होता है। ठीक है, जुवेनाइल फेज का ओपनिंग होता है किसमें, रिप्रोडक्टिव फेज में, और रिप्रोडक्टिव फेज का ओपनिंग होता है सेनेसेंस फेज में। और ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक इतना ही है, एंड हो गया।